हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैग एंड नॉन टैग ज्ञान पर। मैं हूं गर्वित। आज आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स के सेकंड क्लास एमसीक्यूज के लिए कॉम्पिटिटिव सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि हाइड्रोस्कोप जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए यूज होता है। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ ट्रिक से भी इन क्वेश्चनों को याद करेंगे। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या होता है अपना H2O, मतलब क्या होता है वाटर होता है। ठीक है, तो जो भी इसका यूज होगा वो किस में होगा, वाटर में यूज होगा। ठीक है, अब इस हिसाब से हम ऑप्शन देखते हैं। पहले में वाटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ भी एक वाटर है, सी ऑब्जेक्ट इन वाटर। ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं इसके हाइड्रो के पीछे क्या है, स्कोप है। स्कोप से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, सी ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम इसकी मदद से क्या करते हैं, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। और इसमें क्या प्रिंसिपल यूज होता है, तो इसमें प्रिंसिपल होता है मिरर का। सीरीज ऑफ मिरर होते हैं एक स्ट्यूल ट्यूब के अंदर, उससे हम कुछ पर्टिकुलर डेप्थ तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को पानी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। चलिए और की बात करते हैं। और भी चीज़ें जैसे कि साउंड अंडर वाटर। अब हम फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं कि सर साउंड अंडर वाटर ये किससे नापा जाता है। तो ये नापा जाता है हाइड्रोफोन से। किससे नापा जाता है, हाइड्रोफोन से। हाइड्रो मतलब अगेन H2O, H2O मतलब वाटर, और फोन मतलब हम किसी को सुन सकते हैं, उस तरह से आप हिंट लगा सकते हो। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोन, HYDROPHONE। ठीक है, तो ये हम ये चीज़ क्लियर है। चलिए और हम बाकी देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसकी बात कर लेते हैं। किसकी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। इसको किससे नापा जाता है, तो इसको नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, सॉरी थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गया नोटिफिकेशन की वजह से। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आई होप क्लियर होंगे इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, सी ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। क्या, हाइड्रो स्कोप। स्कोप मतलब देखना, हाइड्रो मतलब वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट। ठीक है, क्या करता है, सनलाइट को जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करे एज कम्पेयर टू द अदर थ्री। मतलब इन जो ऑप्शन है, मतलब ये बोल रहा है कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो ये जितने भी चारों ऑप्शन है ये सब क्या करते हैं, हीट को, मतलब जो रेज जो आती है अपनी सनलाइट उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा करता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो एक पार्ट होता है, फ्रैक्शन होता है किसका, सोलर एनर्जी का, जो कि रिफ्लेक्ट करती है अर्थ। ठीक है, मैं एक चीज़ दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ। एल्बिडो, एल्बिडो क्या है, एक फ्रैक्शन है, क्या है, एक पार्ट है किसका, सोलर एनर्जी का, जो कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है। अब ये मैक्सिमम किस में पाई जाती है, तो ये मैक्सिमम पाई जाती है अपनी फ्रेश स्नो में, या अगर सिंपल आपके पास आइस ऑप्शन भी है तो भी उसमें क्या होगी ये चीज़, एल्बिडो मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। उसके बाद किस में कम, उसके बाद कम होती है, वो होती है अपनी सैंड डेजर्ट में। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साइरोजेनेसिस इज एन एग्जाम्पल, मतलब यहाँ किस में काम आ जाती है, पूछ रहा है डायरेक्ट साइरोजेनेसिस क्या होता है। तो साइरोजेनेसिस मतलब जो होता है, सॉरी क्रायोजेनेसिस, क्रायोजेनेसिस क्या होता है, लो टेम्परेचर के लिए काम आता है। इसमें टेम्परेचर क्या होगा, काफ़ी लो होगा। ठीक है, LOW। मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसमें क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो क्रायोजेनेसिस क्या हो जाएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। चलिए यहीं इसके अगेंस्ट बात करते हैं कि सर लो टेम्परेचर का तो आपने बता दिया, हाई टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पायरोमीटर। क्या यूज़ करते हैं, पायरोमीटर। क्या यूज़ करते हैं, पायरोमीटर। तो ये चीज़ क्लियर है, PYROMETER। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा लिखने का, राइटिंग थोड़ी ऐसी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करेंगे। चलिए तो इसके हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। वो क्या होता है, क्रायोजेनेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पूछ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या एग्जाम्पल है। हार्मोनिक मोशन क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसका एक पॉइंट बताता हूँ, ये क्या इसका एक मीन पॉइंट है। क्या है, मीन पॉइंट है। कोई भी मोशन जो बार बार इस मीन पॉइंट के पास आएगी वही क्या हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, एक पेंडुलम है, जो कि मूवमेंट कैसे करता है, ऐसे मूवमेंट करता है, और ये बार बार ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन इस पर ये आता है। तो इसका बेस्ट जो एग्जांपल है और एकमात्र जो ऑप्शंस में एग्जांपल है वो क्या है, सिंपल
पेंडुलम मोशन। यहीं इसके बाद और देखिए वो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट ओन एक्सिस, नहीं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये एक्सिस रोटेट करती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलर उसी एक्सिस के अबाउट कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट कोई रोटेट करता है तो वो क्या होता है, रोटेशन होता है। यहीं रिवॉल्यूशन की बात करें, क्या काफ़ी स्टूडेंट को रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं पता होता, तो एक बार इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। जो रोटेशन होता है वो होता है उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर वो मूव करे तो उसको बोलते हैं हम रोटेशन। बट यहीं वो ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट मूव करे, जैसे कि अर्थ मूव करता है विद रेस्पेक्ट टू सन, मतलब सन की ऑर्बिट के अबाउट हम अर्थ जो मूव करता है उसको क्या बोल देते हैं हम, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं एक बार हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, एस के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज किधर की तरफ इसकी पोजीशन होती है, मेन जो पॉइंट होता है उसकी तरफ ही हमेशा इसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, तो उम्मीद है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम मोशन, जो कि क्या होती है अपने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटर्ड ऑफ द सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टेक प्लेस, मतलब अर्थ की कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें यूवी जो रेडिएशन होती है उसका सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड और ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसको क्वेश्चन को हम ट्रिक से याद करेंगे, वैसे मैं इसका आंसर एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर, क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। और इसी में क्या पाई जाती है अपनी, ओजोन पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है अपनी, ओजोन जो लेयर होती है वो भी इसमें पाई जाती है, और ओजोन ही हमें यूवी रेज से बचाती है और हमें मतलब हमारी बॉडी वगैरह को, स्किन वगैरह को काफ़ी जो यूवी रेज से जो हमारी जो भी इंजरी वगैरह या जो भी इफेक्ट वगैरह होते हैं उनसे कंट्रोल करती है, कौन, ओजोन लेयर, ठीक है। किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है। और इसी लेयर के अंदर हमारी क्या होती है, यूवी रेडिएशन जो होती है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब या स्कैटर्ड होती है, बिखर जाती है, उसको पार नहीं होने देता। अब इसकी बात करते हैं ट्रिक की, तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यूवी लास्ट में क्या आ रहा है, आर। जैसे हम जानते हैं ए बी सी डी में यू के बाद क्या आता है अपना, बी आता है, ऐसी आर के बाद क्या आता है अपना, एस आता है। तो इसका आंसर किससे स्टार्ट होगा, एस से, वो क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कूलिंग ऑफ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट कूलर क्या है। जो भी हमारे नॉर्मल जो आपने कूलर देखे हैं अपने घर में, वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील वगैरह के भी हो सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, डेजर्ट कूलर होते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं एवोपरेशन ऑफ वाटर पे। किस पे वर्क करते हैं, एवोपरेशन ऑफ वाटर पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवोपरेशन। कूलिंग क्या है, उसका एग्जैक्ट प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हमें ठंडी हवा दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ क्लियर हुई। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम्स में मैंने देखा है, इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस टू कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जो ऑब्जेक्ट जैसी स्टेज में है वो इसी स्टेज में रहे, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको इतने इधर से पुल कर रहा हूँ, कितने से कर रहा हूँ, 10 किलो न्यूटन से पुल कर रहा हूँ, तो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस चाहिए मेरे को इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, या उसी पर्टिकुलर स्टेज में जिसमें वो पहले से था। तो ठीक है, जैसे कि मैंने एक पुल लगाया था, तो मेरे को इसके अगेंस्ट भी क्या लगाना पड़ेगा, सेम पुल लगाना पड़ेगा, कितने का, 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या कहीं पर मूव होगा क्या, नहीं सर, ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। कौन कौन से हो गए, जो कि मैंने लगाया था, और उसको अपोज करने के लिए भी एक मेरे को लगाना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे बॉडी कैसी रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, और काफ़ी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता रहता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है, ए नेडल और ए पिन फ्लोट ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जो हमारी नेडल होती है अगर हम उसको अच्छे से क्लीन करके धीरे धीरे अगर वाटर की लेयर या वाटर की सरफेस पर डालें तो वो क्या हो जाती है, फ्लोट करने लग जाती है या तैरती है, डूबती नहीं है, सिंक नहीं करती। तो इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन एक वो टेंशन है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट
अपनी जो सरफेस होती है ना उसको मिनिमम करने की कोशिश करता है। जैसे कि इसका एकमात्र एग्जांपल और देखते हैं अपन, क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट। जो रेन ड्रॉप होती है वो हमारी कैसी होती है, स्पेरिकल शेप की होती है। एस शेप मतलब स्पेरिकल शेप की होती है। स्पेरिकल क्यों होती है, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है। बाकी सरफेस टेंशन क्या होता है प्रॉपर, इसके दो तीन एग्जांपल्स के साथ, इससे पहली जो क्लास हुई थी फिजिक्स की क्लास 1, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका आई कार्ड में लिंक दे रहा हूँ, आप इधर से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, ये बात हो गई सरफेस टेंशन की। चलिए बात कर लेते हैं और विस्कोसिटी क्या होता है, तो और चीज़ देख लेते हैं हम। विस्कोसिटी क्या होता है, कि विस्कोसिटी वो होता है कि कोई लेयर है, मान लो ये हमारी क्या है, फ्लूइड लेयर है, तो इन लेयरों के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रही। विस्कोसिटी क्या होता है, क्या है, अपोजिंग फोर्स है। यही विस्कोसिटी के साथ साथ एक आता है अपना क्या, ड्रैग फोर्स। ये आपने सुना होगा, एयरप्लेन की विंग्स पे क्या लग रहा है, ड्रैग लग रहा है। तो ड्रैग के लिए जो हमारे पास बॉडी होनी चाहिए, एक तो होगी हमारे पास बॉडी कौन सी होगी, सॉलिड। एक बॉडी कैसी होगी, सॉलिड, मतलब जैसे कि एरोप्लेन की विंग्स, विंग्स क्या है, सॉलिड। और दूसरी यही बात करें तो दूसरी क्या होगी, फ्लूइड, मतलब एयर। एयर भी क्या है, एक तरह का फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर दो चीज़ आती हैं क्या अपनी, लिक्विड और गैसेस। ये किसके अंदर आती है, फ्लूइड के अंदर आती है। तो ड्रैग के लिए हमारे पास कौन कौन सी बॉडी का नेचर कौन सा होना चाहिए, पहली बॉडी होगी हमारे पास सॉलिड और दूसरी क्या होगी अपनी फ्लूइड, जिसमें लिक्विड और गैस दोनों चीज़ आती हैं। यहीं इसके बात करते हैं अपन फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन में क्या होती है, दोनों बॉडी हमारे पास कैसी होती हैं, सॉलिड सॉलिड होती हैं। जैसे कि हम हैंड्स को आपस में रब करें तो इनके बीच में क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो उन दोनों में दोनों बॉडी कैसी हैं, अपनी सॉलिड बॉडी हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, तो इससे मैंने विस्कोसिटी बता दिया क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है। और कौन से अपोजिंग फोर्स हमारे पास लाइफ में प्रेजेंट है, मैंने वो चीज़ भी क्लियर कर दी। यहीं बात करते हैं हम एडेसिव फोर्स की। एडेसिव के साथ साथ एक आता है हम कोहेसिव फोर्स। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एडेसिव क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है और कोहेसिव क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि मैंने क्लास में बताया कि हम आज फिजिक्स ट्रिक के साथ याद करेंगे एडेसिव। किससे शुरू हो रहा है नेम, ए से। ए से मतलब अलग अलग, मतलब ये वो फोर्स है जो दोनों बॉडी अलग अलग होंगी उनके बीच में एक्ट करेगा, वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, एडहेसिव। सी, सी मतलब सेम सेम, मतलब दोनों सेम बॉडी के बीच में एक्ट करे, मतलब एक ही पर्टिकुलर बॉडी है उसके बीच में कोई फोर्स एक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देखें तो इसका हो जाता है बेस्ट एग्जाम्पल क्या, मरकरी। कोहेसिव का क्या होता है, मरकरी। कोहेसिव का एग्जाम्पल क्या है, मरकरी। मरकरी में क्या है, कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपने कभी देखा होगा तो मरकरी किसी अदर सब ऑब्जेक्ट की सरफेस को गीला नहीं करता। आई बात समझे, उसका रीजन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स मरकरी में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। यही बात करें क्या, वाटर की, किसकी बात करें, वाटर की। तो वाटर में क्या होता है, एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब अलग अलग बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर क्या होता है, किसी भी सरफेस को वेट या गीला कर देता है। तो ये उम्मीद है सारे ऑप्शन मैंने अच्छे से क्लियर किए हैं, आगे आपको कभी भी इन ऑप्शंस के ऊपर कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्क डन बाई ए स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, एक पेंडुलम है, इसने क्या करी, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करी, मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा और फिर से एग्जैक्ट पोजीशन किधर आ गई, जहाँ पे उसकी मेन पोजीशन था उधर ही वो आ गया। अब हमसे पूछा है क्या, वर्क डन। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, जिसमें एफ क्या रिप्रेजेंट करता है अपना, एफ रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, एस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, डिस्प्लेसमेंट को, और कॉस थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको मिलाकर कॉस थीटा बनता है। तो उम्मीद है डब्ल्यू की वैल्यू पता पड़ गई। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ बात करेंगे हम इधर एस की, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उसने वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया हुआ है या वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन उसका हो गया, मतलब वो जिस पोजीशन पर था इनिशियल पोजीशन पर, इसी पोजीशन पर वो दोबारा आ गया है। तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना जीरो। तो टोटल वर्क डन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपनी जीरो। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। पेंडुलम जब मोशन करता है उसके टाइम इंटरवल में उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो थोड़ा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है। पहले मैं इसको एक और सब इरेज कर दूं, पूरा अपना स्क्रीन क्लियर कर लूं। ठीक है, बात करते हैं किसकी,
काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास पर, और उसमें क्या होनी चाहिए? पर्टिकुलर कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए। यही बात कर रहे हैं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? पहला कर रही है मास पे, दूसरा कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तीसरा क्या कर रही है? हाइट पर डिपेंड कर रही है। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि क्या है? बॉल है। ये ग्राउंड सरफेस पे है। किस पे है? ग्राउंड सरफेस पे। तो क्या इसके पास कोई हाइट है क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? हाइट नहीं है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्या? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। यही बात करते हैं, अगर ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है, मान लीजिए ग्राउंड सरफेस पे टच होते होते ही, तब भी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? नहीं सर, तब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी इसकी हाइट क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? जीरो है। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? होगी, क्योंकि इसके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी, ये जो चीज़ आप इधर देख पा रहे हैं। तो उम्मीद है इसके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनने थे, या ऑप्शंस से जो भी आगे क्वेश्चन बन सकते थे, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, चलिए इसी की बात करते हैं। एक कमेंट वर्क में दूंगा, मतलब एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप कमेंट में मेरे को, अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप भी मेरे को लगना चाहिए पढ़ने वाले हो और रिप्लाई करोगे। तो इसके लिए मैं एक आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि जितने भी हमारे पास 8 प्लेनेट हैं, आप सबको उनका नेम मेरे को कमेंट में करके बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा टारगेट है फिजिक्स के 1000 प्लस क्वेश्चन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और अगर आपने मेरी ये जब 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं और वो वीडियो सारी देखी हुई हैं, तो ट्रस्ट में आपके फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपके लिए, यहाँ जब भी एक क्लास हो 10 क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा, जिससे आपके ऊपर भी लोड नहीं पड़ेगा और आप इजीली उन 10 के 10 क्वेश्चनों को अपने माइंड में रिटेन कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद।